हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत हम कर रहे हैं उसका फर्स्ट चैप्टर। और आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और यह टॉपिक ऐसा है कि आप केमिस्ट्री में देखेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एक बार आपकी समझने की देर है। यदि आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो समझ लीजिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम। तो क्या चीज है ये टॉपिक? यह टॉपिक है हमारी मोल संकल्पना, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या हुआ? हम जानते हैं कि जब हमने मूल मात्रक पढ़े थे तो वहां पर 7 मूल मात्रकों के बारे में हमने चर्चा करी थी। वहां पर जो 7वां मूल मात्रक था वह हमारा होता था मोल, और यह होता था हमारा जो भौतिक राशि होती थी वो होती थी पदार्थ की मात्रा। अर्थात जो मोल है वह है पदार्थ की जो मात्रा होती है, इसका जो मात्रक होते हैं वह हमारा क्या होता है? मोल। तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वह क्या है? मोल। अब पदार्थ की मात्रा को काफी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं वहां पर, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु है हमारे पास, जब हम उसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं? पदार्थ की मात्रा से कोरिलेट कर लेते हैं, अर्थात उसको भी हम पदार्थ की मात्रा ही समझते हैं। पर यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो द्रव्यमान है वो एक अलग प्रकार की राशि है, और जो मोल है वह एक अलग प्रकार की राशि है। मोल का संबंध सीधे सीधे एक संख्या से है। तो मोल का आपको पहली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए जब तो आपको कोई कहता है कि एक मोल, तो सीधे सीधे आपको समझना चाहिए कि यह एक संख्या है। अब संख्या हमारे जीवन में काफी तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं संख्याओं का। यदि हम, जरूरी नहीं कि संख्याओं को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, जब हम एक शब्द बोलते हैं तो उससे भी एक संख्या निरूपित होती है। मान लो मैं बोलता हूं सैकड़ा, मैंने बोला सैकड़ा, तो आप जानते हैं सैकड़े का अर्थ कितना होता है? 100। जब मैं कहता हूं दर्जन, तो दर्जन का अर्थ क्या होता है? 12। तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो है तो शब्द, लेकिन वह संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मोल भी क्या करता है? एक संख्या को प्रदर्शित करता है। अब यदि हम इसकी परिभाषा को यहां दें तो क्या कहते हैं? आपको ध्यान हो, हमने आपको बताया था कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है हमारा 6C12, एक होता है 6C13, और तीसरा होता है हमारा 6C14। ये कार्बन के 3 समस्थानिक। समस्थानिक क्यों? समस्थानिक का अर्थ होता है जिनके ये नीचे जो हमने लिखे हैं इनको कहते हैं परमाणु क्रमांक। तो जब एक से अधिक पदार्थों के परमाणु क्रमांक आपस में समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक यानी कि इंग्लिश में से कहा जाता है आइसोटोप्स। तो ये जो हमारे पास आइसोटोप्स है, इसमें कार्बन के 3 समस्थानिक है। हम जिस बारे में बात करेंगे, जो हम जिस मोल की अवधारणा को प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले कार्बन 12 को, इसको लेना है। अब इससे कैसे कोरिलेट करेंगे? तो परिभाषा ये कहती है मोल की कि कार्बन 12 के, क्या लिखते हैं? कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है। 1 मोल कहलाती है। तो देखिए फिर से यहां पर बात पे ध्यान दीजिए, ये जो भी कह रहे हैं कि कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की, देखिए शब्द यहां क्या आया है? संख्या। क्या कहलाती है? 1 मोल कहलाती है। इसका मतलब मोल क्या है? एक संख्या है। तो कुछ साइंटिस्टों ने या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, एक से अधिक साइंटिस्टों ने मिलकर के ये देखा कि कार्बन के 1/12 ग्राम में कुल कितने परमाणु होते हैं, और उन्होंने जब इस संख्या को कैलकुलेट किया तो इसका मान निकल के आया, यह जो निकल के आया 6.022 गुणा 10⁻23, इतना निकल के आया। यानी कि कार्बन 12 के 1/12 ग्राम में जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या थी वो 6.022 गुणा 10⁻23। बहुत सी जगहों पर ये 6.023 भी लिख लेते हैं। इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि ये जो मान आता है दशमलव के पीछे काफी लंबे स्थानों तक आता है, तो उसको आप कह सकते हैं ऐसे लिखा जाता है। तो हमारे पास यह आ गया कि यह जो हमारी संख्या है यह क्या है? 1 मोल है। अब इस चीज को यदि आप समझ गए तो समझिए काफी सारी चीजें आपको आसान लगेगी। अब मैं यदि आपको कहूं
कि मेरे पास कोई एक पदार्थ है और उसमें अणुओं की संख्या 1 मोल है। कोई पदार्थ है, उसमें अणुओं की संख्या कितनी है? 1 मोल। इसका अर्थ है कि उस पदार्थ में जो कुल अणु होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 6.022 गुणा 10 की घात 23 इसके बराबर होंगे। या मैं कह दूं कि मेरे पास कोई एक, कह सकते हैं कोई आयन है और उन आयनों में की जो संख्या है वो 1 मोल है। इसका अर्थ है कि आयनों की कुल संख्या वो जो है वो 6.022 गुणा 10 की घात 23 हो सकती है। इसका अर्थ है कि यह जो संख्या है यह कुछ कणों को प्रदर्शित कर रही है। क्या लिखते हैं हम? 1 मोल कणों की संख्या को, और कण क्या हो सकते हैं हमारा? हम कह सकते हैं परमाणु, अणु या आयन। 1 मोल कणों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, संख्या को प्रदर्शित करता है। और यह जो संख्या होती है वो हमने कहा कितनी है? इतनी है। यदि मैं कहूं 1 मोल परमाणु, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होंगे। यदि मैं कहूं 1 मोल अणु, 1 मोल अणु, तो क्या हो जाएगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु। यदि मैं कहूं 1 मोल आयन, आयन तो समझते हैं ना आप, किसी भी परमाणु जो अपनी सामान्य अवस्था में होता है उससे यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए या उसको 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से दे दिया जाए, तो यदि निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन तो वो धन आयन बन जाता है। यदि उसको कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो क्या बन जाता है? ऋण आयन बन जाता है। तो उसे हम कहते हैं आयन। तो 1 मोल आयन भी क्या होगा? 6.022 गुणा 10 की घात 23 आयन के बराबर होगा। तो इन तीनों चीजों में आप कॉमन देखिए, यदि यहां मोल के आगे परमाणु आ रहा है तो यहां भी परमाणु आ रही है, जबकि संख्या तीनों में क्या है? कॉमन है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक साइंटिस्ट थे जो थी अवागाद्रो। अवागाद्रो ने केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में बहुत अधिक योगदान दिया था इस फील्ड में। तो जिन सारे ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, एक से अधिक वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस संख्या की खोज करी थी, उन्होंने अवागाद्रो साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए इस संख्या को अवागाद्रो संख्या के नाम से हम कह सकते हैं प्रदर्शित किया। तो हम क्या लिखेंगे? अवागाद्रो संख्या। अवागाद्रो संख्या जिसको Na से प्रदर्शित किया जाता है वह बराबर कितनी? 6.022 गुणा 10 की घात 23 के बराबर होगा। तो यह संख्या जो है उसको हम अवागाद्रो संख्या भी कहते हैं, उसे Na से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहां तक की जितनी हमने आपको बात बताई उससे आपको एक बात समझ में जरूर आनी चाहिए कि जब भी आपको यह कहे कि 1 मोल, तो जैसे कोई 1 मोल बोले आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इतनी संख्या। अब वो बोले परमाणु तो समझ लाना इतने परमाणु, अणु बोले तो इतने अणु, यदि आपको आयन बोले तो इतने आयन, और यदि आपको बोलते कण तो आप समझ लेना इतने कण। और वो संख्या क्या है? अवागाद्रो संख्या है। तो एक तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर से हमारी कुछ नई चीजें निकल करके आती हैं। वह चीजें क्या होती है? मान लो आपको हमने कहा कि कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ में आपको यह ज्ञात करना है, पदार्थ का कुछ द्रव्यमान दे दिया आपको और आपको कहा कि इस पदार्थ में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह बिल्कुल वैसे ही है कि आपको हम कह दें कि हमारे पास एक पेटी, हमारे पास क्या है? केले हैं, और आपको कह दें कि बताओ कितने दर्जन केले हैं। तो वो जो पेटी हो गई जिसके अंदर केले हैं, वो केलों की क्या होगी? क्वांटिटी होगी। अब हम कहें कितने दर्जन केले हैं, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 12 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कुल कितने दर्जन केले हैं। ठीक यही बात यहां पर आ रही है कि हम कहें कि जो मोलों की संख्या होती है किसी पदार्थ में, मोलों की संख्या, तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जिसे सामान्यतः स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल एन से। और यह बराबर होती है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में।
क्या लिखेंगे? पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, और इसको डिवाइड कर देना है। ये पदार्थ कोई ना कोई यौगिक होगा, यदि यौगिक होगा तो उसका कोई ना कोई एक अणुभार होगा, क्योंकि कोई भी यौगिक का जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है? उसकी अणु होती है। हमने पिछली क्लास में चर्चा करी थी। तो यदि जो भी हम पदार्थ ले रहे हैं, यदि उसके जो द्रव्यमान है जो कि हमारे पास ग्राम में है, यदि उसको उसके अणु द्रव्यमान से, अणु द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है? मोलों की संख्या आ जाती है। तो मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला फार्मूला हम लिखते हैं। किसी तत्व में मोलों की संख्या, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो मोलों की संख्या होगी n, अब की बार देखिए किसकी बात कर रहे हैं? हम तत्व की बात कर रहे हैं। तो तत्व की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, किसी तत्व में मोलों की संख्या यानी कि n बराबर, जब हम पदार्थ की बात करी थी तो पदार्थ हमारा क्या हो सकता है? कोई तत्व भी हो सकता है और कोई यौगिक भी हो सकता है। तो वहां हमने उसको एक यौगिक माना था, और यौगिक का क्या होती है? जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो क्या होती है? अणु होती है। अब हम ले रहे हैं तत्व। तत्व मतलब जो एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो यदि ऐसे हमारे पास कोई तत्व की कुछ मात्रा दे दी ग्राम में, और उसमें हमारे को ये निकालना हो कि कुल कितने मोल होंगे, तो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे तत्व का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। ऐसे ही लिख लेते हैं इसको, ग्राम में, और बटे भाग दे देना किसका? परमाणु द्रव्यमान। क्या आ जाएगा हमारा? परमाणु द्रव्यमान। यानी कि कोई भी हमारे पास तत्व है उसकी थोड़ी सी आपको मात्रा दे दी। मान लो आपको कहते हैं कि 5 ग्राम है, 5 ग्राम मेरे पास मान लो कोई तत्व दे दिया, चाहे वो सोडियम हो सकता है या हम कह दें कार्बन हो सकता है। तो उसमें आपको 5 ग्राम दे दिया और कहें कि अब बताइए इसमें मोलों की संख्या कितनी है, तो आपको 5 ग्राम ऊपर तो 5 ग्राम आ जाएगा और नीचे परमाणु द्रव्यमान आएगा तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। यदि कार्बन होगा तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 12 होता है, और यदि आप सोडियम लेंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान आप जानते हैं 23 होता है। तो इस प्रकार से हम उस तत्व के कुछ मात्रा में क्या निकाल सकते हैं? मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो आपको कोई एक पदार्थ दे दिया, अरे उस पदार्थ की अब की बार मात्रा नहीं दी, आपको सीधे उसमें क्या दे दी? उसके अणुओं की संख्या दे दी, और अब कहा कि अब बताइए इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे? तीसरा जो हमारा सूत्र आएगा, ये हमारे सूत्र चल रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। किसी, हम कह सकते हैं पदार्थ ही मान लीजिए, किसी पदार्थ के अणुओं की संख्या में मोल, कितने मोल होंगे जैसे हम कहते हैं, तो मोलों की संख्या फिर से क्या आ जाएगी? n बराबर अणुओं की संख्या, क्या लिखेंगे? कुल अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय, अब देखिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैंने कहा पेटी में काफी सारे केले हैं और आपको बताने कितने दर्जन केले हैं, तो क्या करेंगे? कुल केलों की संख्या निकालेंगे, और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो 12 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? कुल कितने दर्जन केले हैं ये पता चल जाएगा। ठीक वही बात यहां है कि हमारे को खूब सारे अणु दे दिए किसी पदार्थ के और बोल दिया कि बताइए इसमें कुल मोलों की संख्या क्या होगी। तो कुल अणुओं की संख्या में यदि हम 1 मोल में जितने अणु होते हैं उसकी संख्या से भाग दे दें, और 1 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है? आवागाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23। यदि कुल अणुओं की संख्या को मैं प्रदर्शित, इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, n इजिकल टू कुल अणुओं की संख्या को मैं n से प्रदर्शित करूं, और इस संख्या को आप जानते हैं ये कौन सी होती है? हमारी आवागाद्रो संख्या। na से प्रदर्शित करें तो स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा? n अपॉन na के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम मोलों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग स्थिति में। तो आप एक बार चाहें तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम समझते हैं कि मोल आयतन क्या होता है या मोलर आयतन क्या होता है। मोलर आयतन
का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है अवोगाद्रो के सिद्धांत से। हमने आपको पहले बताया था, जब रासायनिक संयोग के नियम में हमने बात करी थी, तो वहां आपको अवोगाद्रो का नियम बताया था। अवोगाद्रो ने एक नियम प्रस्तुत किया था कि यदि ताप और दाब समान हो तो किसी एक निश्चित आयतन में कोई भी गैस हो, उसके जो अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, समान होगी। इसका अर्थ है कि यदि हम समान ताप और दाब को कांस्टेंट कर दें और समान आयतन का एक फ्लास्क लें, समान आयतन का दूसरा फ्लास्क लें, एक में एक गैस भर दें, हाइड्रोजन भर दें, दूसरे में ऑक्सीजन भर दें या क्लोरीन भर दें, तो इन दोनों फ्लास्कों में एक में हाइड्रोजन और एक में जो ऑक्सीजन भरी हुई है या क्लोरीन भरी हुई है, इसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो बिल्कुल समान होगी। तो यहीं से हमारा क्या निकलता है, मोलर आयतन का हमारा कॉन्सेप्ट आता है। क्या कहता है मोलर आयतन की परिभाषा? ये कहते हैं कि मानक ताप अथवा दाब पर किसी गैस के जो हम कह सकते हैं 22.4 लीटर में जो मोलों की संख्या होती है वह 1 मोल के बराबर होती है, और इसी को हम क्या कहते थे, मोलर आयतन। तो मैंने क्या परिभाषा दी कि मानक ताप तथा दाब पर, मानक ताप तथा दाब को हम कहते हैं एसटीपी, मानक ताप तथा दाब पर किसी गैस के 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, ये एल मतलब लीटर है, ऐसे ही लिख लेते हैं, लीटर में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 1 होती है। क्या होती है, मोलों की संख्या 1 होती है। तो इसका अर्थ हुआ, और 1 मोल आप जानते हैं 1 मोल कितना होता है, यह हमारी जो संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणा 10⁻23। इसका अर्थ है कि यदि हम कोई मानक ताप तथा दाब लें और उसमें गैस का जो वॉल्यूम लें वो हमारा 22.4 लीटर के बराबर हो, 22.4 लीटर वॉल्यूम का एक बर्तन ले लें और उसमें मानक ताप तथा दाब पर वो स्थित हो, तो उसमें जो अणुओं की संख्या होगी वो 1 मोल के बराबर होगी, यानी कि 6.022 गुणा 10⁻23 के बराबर होगी अणुओं की संख्या। अब यहां पर एक बात आती है कि आखिर ये मानक ताप तथा दाब क्या होते हैं। यदि पहले हम इसका सूत्र लिखना चाहें तो हम लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर हमारी हो जाएगी, कोई भी एक गैस है वो जिस बर्तन में भरी हुई है उस बर्तन का हम कह सकते हैं आयतन, यानी कि गैस का आयतन लिख लेते हैं यहां पर, गैस का आयतन, इसमें भाग दे देते हैं कितने का, 22.4 का। तो देखिए ये हमारी परिभाषा को मैच करता है। यदि गैस का आयतन क्या हो जाए, 22.4 लीटर हो, तो जब 22.4 लीटर से ही हम भाग देंगे गैस का आयतन जो कि 22.4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। इसका अर्थ है कि n यानी कि जो कि मोलों की संख्या है वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर यदि बात करें कि मानक ताप तथा दाब क्या होता है, तो देखिए मानक ताप का अर्थ होता है, मानक ताप का अर्थ होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम कह सकते हैं 273.15 केल्विन के बराबर, ये होता है मानक ताप। और मानक दाब क्या होता है, मानक दाब वह हमारा होता है यदि हम कह दें कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब जिसे हम कहते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक वायुमंडलीय दाब या 1 ATM जिसको हम कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ, 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसकी तली पर, वह हमारा क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 760 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। तो यह हमारा क्या कहलाता है, मानक ताप तथा मानक दाब। तो मानक ताप तथा मानक दाब पर 1 मोल किसी भी गैस के 1 मोल का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 22.4 लीटर के बराबर होगा। यहीं पर कभी कभी कॉम्पिटिशंस में मानक ताप तथा दाब की जगह बोल देते हैं हम जैसे कहते हैं नॉर्मल यानी कि सामान्य ताप तथा दाब। तो ये तो हमने एसटीपी की बात करी। यदि अब हम बात करें एनटीपी
NTP, जिसे हम कह देते हैं सामान्य ताप व दाब। दोनों में अर्थ समझिए। यहां पर क्या था, ये था STP। STP मतलब मानक, मानक यानी कि स्टैंडर्ड। एस का अर्थ क्या है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। और यहां N का मतलब क्या है, नॉर्मल। अब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। नॉर्मल टेम्परेचर हम लेते हैं, यानी कि जब टेम्परेचर का मान T की वैल्यू यदि हम क्या ले लें, जिसे हम कह देते हैं चलिए ताप। ताप का मान हमारा यदि हो जाए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और यदि जो दाब है उस दाब को इतना ही ले लिया जाए, लगभग हम लेते हैं वैसे तो 100 और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आता है 1.0 गुणा 10⁻³ पास्कल के बराबर। इसके बराबर यदि ले लें, जिसको कि हम कह देते हैं एक बार, ये भी बराबर किसके होता है, एक बार, इसके बराबर होता है। यदि ताप तथा दाब यह हो, उस समय गैस के 1 मोल का जो आयतन होगा वो 22.4 की बजाय 22.7 लीटर के बराबर होगा, क्योंकि यहां कितना आएगा 22.4। तब लिखेंगे NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.7 लीटर होता है। तो बस थोड़ा सा यहां पर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। वैसे मैक्सिमम स्थानों पर हम क्या लेते हैं, 22.4 लीटर का ही उपयोग करते हैं। बस थोड़ा सा यहां पर क्या है, डिफरेंस है। तो यहां पर हमने दाब को किस में रिप्रेजेंट करा हुआ है, पास्कल में रिप्रेजेंट करा हुआ है। उसका एक और मात्रक आता है बार। तो अब जब NTP की बात करेंगे तो ताप, सामान्य ताप मतलब जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है लगभग, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेंगे, और दाब लगभग आप उतने ही ले लोगे, क्योंकि पास्कल में यदि आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर है जिसे 1 बार कह रहे हैं, यदि एक वायुमंडलीय दाब को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि पास्कल के रूप में मैं प्रदर्शित करूं तो ये होता है 1.01 गुणा 10⁵5। यहां से हटा देते हैं 101 गुणा 10⁻³ और यह हमारे किसके बराबर होगा, पास्कल के बराबर होगा। तो 101 गुणा 10⁻³ पास्कल तो हमारा क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब। और 100.0 गुणा 10⁻³ पास्कल को हम क्या ले लेते हैं, NTP पर, यानी कि सामान्य ताप तथा दाब के रूप में प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल यह सब बातें हो गई। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाले हैं, और वह हमारी है जिसको हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या है, मोलर द्रव्यमान। अब देखिए मोलर द्रव्यमान क्या है। यह शब्द बार बार आएगा, कई बार आपके सामने आएगा। है बहुत छोटी सी चीज, काफी आसान चीज है, लेकिन बच्चे यहां बहुत अधिक कंफ्यूज करते हैं। तो मोलर द्रव्यमान क्या है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, या किसी भी अणु का जो अणु द्रव्यमान होता है, यदि उसको ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो वही उसका क्या होता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान अथवा किसी अणु के अणु द्रव्यमान को जब ग्राम में प्रदर्शित किया जाए, ग्राम में, ग्राम यानी कि ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, जी लिख लेते हैं, ग्राम में प्रदर्शित किया जाए तो यह ही उस, यदि अणु होगा तो अणु और परमाणु होगा तो परमाणु, यह ही उस परमाणु अथवा अणु का मोलर द्रव्यमान कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अब समझते हैं इसे। मैं मान लेता हूं एक तत्व ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया सोडियम ले लिया। अब हमने पिछली क्लास में आपको 1 से लेके 20 तक के
परमाणु क्रमांक और उनके परमाणु द्रव्यमान आपको बताए थे। तो आपको ध्यान हो, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। तो हमने देखो यहां परिभाषा में क्या कहा, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान क्या है 23। आप ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या कहा, परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है जेड से, और जेड का मान कितना है यहां 11, ये जेड है। और परमाणु द्रव्यमान को ये परमाणु क्रमांक कहते हैं, जैसे परमाणु संख्या भी कह देते हैं बहुत सी जगहों पर। परमाणु द्रव्यमान को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ए का मान कितना है 23। तो हमने क्या कहा, सोडियम 11 23 Na1123, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या है 23 है। और यदि इसे मोलर द्रव्यमान में प्रदर्शित करना है तो हम क्या कहेंगे कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान अथवा अणु के अणु द्रव्यमान को जब ग्राम में प्रदर्शित किया जाता है, तो किसमें ग्राम में, यानी कि सोडियम के जो 23 ग्राम लेंगे, जो 23 ग्राम लेंगे, यही क्या होगा इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो आपको कहा जाए कि सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे वो 23 ग्राम के ही बराबर होगा। काफी आसान है मुझे लग रहा है। इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां पर एक परमाणु की बात करी, यदि अणु की बात करें, अणु मान लेते हैं, मैंने कहा H2O ले लेते हैं, तो आप जानते हैं इसका अणुभार कैसे निकालते हैं या अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। इसको निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में कितने हैं, यहां पर 2 परमाणु है तो 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है 1, प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 1, और ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है हम जानते हैं 16। तो इसका अर्थ है कि टोटल कितना आ गया 2 + 16 यानी कि 18। तो H2O के यानी कि जल के क्या लिख सकते हैं, जल के 18 ग्राम यदि लिया जाए तो यही क्या हो जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान होगा। मोलर द्रव्यमान के क्या होगा बराबर होगा। तो कोई भी हमारे पास परमाणु हो, कोई भी हमारे पास अणु हो, उसका जो द्रव्यमान है यदि उसे ग्राम में प्रदर्शित कर दिया जाए तो वही उसका क्या हो जाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं। आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने मोलर द्रव्यमान को समझा। अब यदि हम उसको हम परिभाषा के रूप में, जैसे हमने स्टार्टिंग में परिभाषा दी थी, यदि वैसे ही हम उसको कम शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें तो अब क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ग्राम द्रव्यमान में, ग्राम द्रव्यमान में व्यक्त मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से, ध्यान रखिएगा शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक या सूत्र के परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या यौगिक का क्या होगा अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, और सूत्र का क्या होगा द्रव्यमान, सूत्र का क्या होगा या सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है, सूत्र द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अभी हमने आपको 2 चीजें तो करके दिखाई, एक ऑक्सीजन का दिखाया, एक H2O का दिखाया। अब ये सूत्र द्रव्यमान क्या है, सूत्र हमने क्या कहा था, जैसे सूत्र जो होता है वो हमारा होता है NaCl। अब इसका सूत्र द्रव्यमान क्या निकलेगा, इसका जो सूत्र द्रव्यमान होगा निकालेंगे तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है। तो एक क्योंकि परमाणु है, कितने इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, प्लस क्लोरीन के कितने होते हैं, एक ही परमाणु है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5। दोनों को जोड़ें तो कितना आ जाएगा 23 + 35.5, यानी कि आ गया ये 0.5, 5 और 3 8, 3 और 2 5, 58.5।
तो हमारा सोडियम क्लोराइड का यानी कि NaCl का जो अणुभार निकल के आया है वो है 58.5। अब समझिए इस परिभाषा में क्या कहा गया था। इनके अनुसार ग्राम द्रव्यमान में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से उस तत्व या यौगिक के या सूत्र के परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान के बराबर है। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं कहूं कि 58.5 ग्राम NaCl, तो इसका अर्थ हुआ कि 58.5 इस ग्राम की जगह क्या लिख लेंगे, मोल NaCl। तो जहां पर भी ग्राम आ जाएगा वहीं पर आप क्या लिख सकते हैं, उसे ग्राम की जगह मोल लिख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। या इसको एक लाइन और लिख करके हम व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको कहीं लिखा हो 1 ग्राम परमाणु, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा 1 मोल परमाणु। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। यदि कहीं लिखा हो 1 ग्राम अणु, तो आपको वहां पर समझना है इसका अर्थ है 1 मोल अणु। तो इसीलिए परिभाषा में कहा है कि ग्राम द्रव्यमान में व्यक्त मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से, तो संख्या का ध्यान रखना है अपने आगे वाली। तो मुझे लग रहा है इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीजों को समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लेते हैं हमारे पास प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या, कौमा अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या वह लिख लेते हैं, वह अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही एनटीपी पर, या आप लिख लीजिए एसटीपी पर क्या ज्ञात कीजिए, इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो इस एग्जांपल से हमारी जितनी भी चीजें वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या बतानी है हमने। तो हम सूत्र जानते हैं कि जो मोलों की संख्या होती है n, वह बराबर होती है ग्राम द्रव्यमान, क्या होता है, ग्राम में द्रव्यमान बटे, और इसको किससे भाग दे देते हैं, यदि वो परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान से है, अणु है तो अणु द्रव्यमान से। तो यदि यहां पर CO2 एक अणु है तो ग्राम में अणु द्रव्यमान बटे क्या आ जाएगा, अणु द्रव्यमान। इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसका अर्थ है यदि हमें मोलों की संख्या, n क्या है, मोलों की संख्या, हमने पहला सूत्र यही लिखा था आपको ध्यान होना चाहिए। तो यदि मोलों की संख्या n ज्ञात कर रही है तो ग्राम में द्रव्यमान तो हमें कितना दिया, 4.4 ग्राम। पहले अणु द्रव्यमान ज्ञात कर लेते CO2 का, तो CO2 का अणु द्रव्यमान, यह इसका द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, क्या आ जाएगा, C यानी कि कार्बन का एक परमाणु है तो 1 गुणा कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, हमने बताया था 6C12 होता है, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो 1 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, देखिए क्या 2, तो क्या लिख लेंगे 2 गुणा ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो क्या आ जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 12 × 12 प्लस 16 दूनी 32, कितना आ गया ये आ गया 44। तो इसका अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु द्रव्यमान कितना है 44। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर, ये हो जाएगा ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम द्रव्यमान कितना है 4.4, तो 4.4 में किसका भाग दे देना है, 44 का भाग दे देना है। तो यदि भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। इसका अर्थ है जो n का जो मान है वो कितना है हमारे पास 0.1, और आप चाहें तो सार्थक अंकों के रूप में व्यक्त करेंगे, तो इसमें क्योंकि 2 सार्थक अंक है तो यहां पर आप 0 लिख सकते हैं। तो n मोलों की संख्या कितनी है ये तो लिख लेते हैं यहां पर, अतः मोलों की संख्या बराबर 0.10 इतने आ गई। तो पहला शब्द था मोलों की संख्या ज्ञात हो गई। दूसरा है अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि 1 मोल में
अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या आप जानते हैं कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर, यानी कि 6.022 गुणा 10 की घात 23 इतने के बराबर होती है। तो एक मोल में इतने हैं, तो 0.10 मोल में कितने होंगे, 0.10 मोल में अणुओं की संख्या, इतने से गुणा कर देंगे, 0.10 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब दशमलव की इधर गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, जबकि वैज्ञानिक संकेतन में हम जानते हैं पहला अंक क्या होता है, एक पूर्णांक रखा जाता है। तो इस चीज को करने के लिए दशमलव से यदि इसकी गुणा ही कर दें पहले, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.6022 गुणा 10 की घात 23, इतना आ गया। अब एक दशमलव हम इधर की ओर ले जा लेते हैं, तो ले जा लेंगे तो क्या आ जाएगा यह आ जाएगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 है, इधर लेंगे तो एक माइनस हो जाएगी, तो 10 की घात क्या आ गया 22। तो 0.10 मोल में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी अणुओं की संख्या। तो ये जो सेकंड ऑप्शन था हमारा, अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, यह भी ज्ञात हो गया। अब तीसरा कह रहा है एसटीपी पर इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। तो एसटीपी पर आयतन क्या होता है, हम लिखते हैं, चूंकि एसटीपी पर आयतन बराबर n गुणा क्या हो जाता है 22.4। तो देखिए ये सूत्र कहां से आया हमारे पास, आप जानते हैं हमने आपको सूत्र लिखाया था, यहां पर लिख लेते हैं, चूंकि n यानी कि मोलों की संख्या बराबर कुल आयतन बटे होता था हमारा 22.4। हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी कोई भी गैस है उसके यदि हम 1 मोल लें तो 1 मोल गैस का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो यदि किसी गैस के कुल आयतन को 22.4 से भाग दे दिया जाए तो उसमें हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहीं से हमारे को क्या निकालना है, यदि आयतन निकालना है तो n यानी कि मोलों की संख्या में 22.4 की गुणा कर देंगे, वो यहीं पर हमने किया है। एसटीपी पर आयतन बराबर n गुणा 22.4। अब देखिए n का मान कितना हमने निकाला था, n का मान निकाला था 0.10, तो क्या लिख लेंगे 0.10 गुणा 22.4, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.24, और आप जानते हैं आयतन को हम किस में लेते हैं, लीटर में। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आपके हम कह सकते हैं परीक्षा में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही चीजें पूछते हैं, आपसे मोलों की संख्या पूछ लेंगे, अणुओं की संख्या पूछ लेंगे, या फिर उसका आयतन पूछ लेंगे, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने आज मोलों के संबंध में जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे उनको आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपने ये क्लास अच्छी तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है तो मुझे नहीं लगता मोलों के संबंध में आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है। लेकिन यदि फिर भी आपके कहीं पर कोई डाउट होता है तो निसंकोच होकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।